My dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit and my dear students, welcome to my class of quantum mechanics lecture number 8 my dear students. My dear students, lecture number 7 तक हमने पढ़ा था my dear students श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ठीक है my dear students, जिसमें हमने जाना था my dear students कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, जो कि हमने पढ़ा था del 2 psi प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0. ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो कि हमने पिछले 7th लेक्चर में पढ़ा था और इसको प्रूव किया था माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, साथ ही में माय डियर स्टूडेंट्स हमने बात किया था कि अगर यही इक्वेशन क्या हो जाए, टाइम इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, यानी कि समय से स्वतंत्र हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, तब माय डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा क्या, 4 पाई स्क्वायर से ये आज़ाद हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, इस चीज़ को हमने पिछले लेक्चर में बताया था माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स 2m अपॉन एच नॉट का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एच नॉट हो जाएगा. क्यों, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट की बात हो रही है. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया रखा है. ठीक है, इज इक्वल टू 0. ये माय डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन बन जाता है del 2 साई प्लस 2m अपॉन एच नॉट स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0 माय डियर स्टूडेंट्स. तो माय डियर स्टूडेंट्स ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, हमने दो इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स प्रूव कर दिए हैं. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. माय डियर स्टूडेंट्स चलिए आज बात करते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम किसकी बात कर रहे थे. शुरू में बात किसकी चली थी, अगर क्वांटम मैकेनिक्स आप शुरू से पढ़ रहे हो, शुरू से वीडियोस देख रहे हो, तो आपको पता होगा कि किसी इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है, मोशन में है यानी वेलोसिटी में है, तो वो क्या करेगा, वेव प्रोड्यूस करेगा. इसी पे सारी थ्योरीज थी, डी ब्रॉगली की, प्लैंक की, जितने भी हाइपोथेसिस अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, इसी के स्टार्टिंग से यही मुद्दा लेकर हम चल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे समझिएगा, अगर हम बताएं कि श्रोडिंगर इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किस चीज के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर अ फ्री पार्टिकल. किसी फ्री पार्टिकल के लिए माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फाइंड करना चाहें या पता करना चाहें कि क्या होता है, तो हमें सिंपली पता होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि फॉर अ फ्री पार्टिकल, किसी भी फ्री पार्टिकल के लिए माय डियर स्टूडेंट्स जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है माय डियर स्टूडेंट्स 0. क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, 0 होता है. ठीक है, ये सेंस में भी लिख सकते थे. ठीक है, अब देखना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऐसे क्या होता है, साई प्लस टाइम इंडिपेंडेंट वाला ले रहे हैं. ठीक है, कौन सा, ये वाला. ठीक है, इक्वेशन सेकंड ले रहा है. ठीक है, यहाँ पे लिखना है इक्वेशन सेकंड इम्प्लॉइज दैट, अगर इसको लिखना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे लिखना 2m अपॉन एच नॉट का स्क्वायर. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये E माइनस, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी हुई है, 0, यानी V की वैल्यू E माइनस भी लिखते थे ना, यहाँ पे देखो E माइनस भी लिखते थे. ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, 0 है माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, जब 0 है तो E माइनस 0 साई इज इक्वल टू 0. ठीक है, इतना क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. यानी कि किसी पार्टिकल के लिए जो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स del 2 साई प्लस 2m अपॉन एच नॉट का स्क्वायर. ठीक है, E साई क्या हुआ, यहाँ से पोटेंशियल वेलोसिटी हट गई. ठीक है, पोटेंशियल जो एनर्जी थी माय डियर स्टूडेंट्स वो हट गई, पोटेंशियल एनर्जी जो थी हट गई. ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, E साई हो गया इज इक्वल टू 0. तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछे किसी फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप कहोगे कि सर जी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल इक्वेशन इज del 2 साई प्लस 2m अपॉन एच नॉट स्क्वायर E साई इज इक्वल टू 0. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल. ठीक है, यहाँ पे लिख लेना हैंस. ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो. द प्रूव्ड
इक्वेशन थर्ड इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर किस चीज के लिए माय डियर स्टूडेंट्स? फॉर फ्री पार्टिकल। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी फ्री पार्टिकल के लिए, ठीक है। ये जो आया है वैल्यू, ये क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं कोई दिक्कत? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने क्या किया? सिंपली हम जानते थे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, ठीक है। हमने इक्वेशन सेकंड यानी कि टाइम इंडिपेंडेंट वाले में इसे पुट कर दिया v की वैल्यू, और जब v की वैल्यू जीरो पुट कर दिया तो सिंपली सी वैल्यू आ गई del 2 psi प्लस 2m अपॉन h नॉट स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू जीरो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये होगा माय डियर स्टूडेंट्स क्या? हमारा श्रोडिंगर खत्म माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। श्रोडिंगर खत्म हुआ, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स श्रोडिंगर के लिए अगर पूछ दे, मान लो यहाँ पे हमने देखा इक्वेशन नंबर सेकंड में कि ये क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट है। अगर टाइम डिपेंडेंट की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, अगर टाइम डिपेंडेंट की बात करें तो लिख लेना, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर टाइम डिपेंडेंट की बात करें तो लिख लेना माय डियर स्टूडेंट्स कि क्या होगा इसका फॉर्मूला? वो होगा माय डियर माइनस एच नॉट स्क्वायर। इसकी प्रूविंग माय डियर स्टूडेंट्स दरअसल पूछता नहीं है, पूछता है इसका फॉर्मूला है, टाइम डिपेंडेंट पे क्वेश्चन देकर पूछता है, ठीक है। तो इसलिए हम यही बता रहे हैं, पूछता जो है उसे हम बता चुके हैं, ठीक ना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्या पूछेगा? आपको पूरा डिटेल में पूछेगा, जो कि हम 7th लेक्चर में बताए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखना, ये एच नॉट स्क्वायर माइनस एच नॉट स्क्वायर अपॉन 2m del 2 प्लस v, ये फुल ब्रैकेट बंद, ठीक है, साई, ठीक है, साई इज इक्वल टू, नीचे लिख देते हैं, ठीक ना, इसने की इज इक्वल टू में इज इक्वल टू एरोटा एच नॉट या फिर आई एच नॉट, जो आप कहना चाहो, डी साई बाई डी टी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। हमने कुछ नहीं किया इस इक्वेशन में, ध्यान देना, हमने इस इक्वेशन में कुछ नहीं किया। ये देखो, ये इक्वेशन था सेकंड नंबर, हमने इसी इक्वेशन को लिया है और सिंपली माय डियर स्टूडेंट्स हमने जो एच नॉट स्क्वायर अपॉन 2m की वैल्यू थी, तो 2m ऊपर था, एच नॉट स्क्वायर नीचे था, हमने उसे चेंज किया पोजीशन को, ठीक है। del 2 स्क्वायर कितने पे है? प्लस v रखा, जो पोटेंशियल हमने लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि टाइम में अगर डिफरेंस होगा तो पोटेंशियल जरूर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। और साथ ही में हमने साई लिया, ठीक है, साई लिया। और माय डियर स्टूडेंट्स अगर कोई इमेजिनरी थिंग है तो उसके साथ क्या होगा? एरोटा होगा। एच नॉट होना कंपलसरी है क्योंकि ये टाइम के साथ बात कर रहा है। और डी साई बाई डी टी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? कि ये टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये इक्वेशन किसके लिए है? टाइम डिपेंडेंट जब पूछेगा तो आप इस इक्वेशन को लिखोगे, ठीक है। अगर आपसे इसकी प्रूविंग भी पूछता है तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को प्रूव करना और एट लास्ट लिख देना जो टाइम डिपेंडेंट वाला आपका आएगा, ठीक है, यानी क्वेश्चन सेकंड जो आया था हम लोगों का, उसे लिख देना माय डियर स्टूडेंट्स कि ड्यू टू दिस वी प्रूव दैट टाइम डिपेंडेंट इज लाइक दिस, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, और इक्वेशन को लिख के प्रूव कर देना, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। तो टाइम डिपेंडेंट के लिए वैल्यू आ गई। और इसमें अगर पूछता है कि इसमें टाइम डिपेंडेंट को कौन शो करता है, तो इससे शो करता है माय डियर स्टूडेंट्स डी साई बाई डी टी, जो क्या शो कर रहा है कि ये टाइम डिपेंडेंट है, समय पर निर्भर है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हम कहाँ पढ़ रहे थे? अगर आप भूले ना हो तो आपको याद होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि हम ये चीज़ पढ़ रहे थे वेव इक्वेशन में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। हम वेव इक्वेशन में इन चीज़ों को पढ़ रहे थे, वेव फंक्शन में इस चीज़ों को पढ़ रहे थे, ठीक है। फंक्शन भी लिख लो ना, क्योंकि हमने क्या लिखवाया था? फंक्शन ही लिखवाया था, ठीक है। वेव फंक्शन में इन चीज़ों को पढ़ रहे थे माय डियर स्टूडेंट्स। वेव फंक्शन में हमने एक बहुत अच्छे प्रिंसिपल को पढ़ा जिसका नाम था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। अब इस चीज़ से बाहर निकलो, श्रोडिंगर ने प्रूव कर दिया सर जो भी करना था उन्हें प्रूव, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट के लिए, टाइम इंडिपेंडेंट के लिए, या फिर खुद का एक इक्वेशन दे दिया, ठीक है। अब आप उससे सेटिस्फाइड हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने एक प्रॉपर्टी दी माय डियर स्टूडेंट्स, चला ध्यान से देखिएगा इस प्रॉपर्टी को, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साई आई साई जे, और इस पे लगा लेना ये स्टार। क्यों माय डियर स्टूडेंट्स अभी बताते हैं। डी टाउ, ठीक है, टाउ का यूज है, इज इक्वल टू
आई जे, समेशन ऑफ आई जे इज इक्वल टू, ये माय डियर स्टूडेंट्स देखिए 1 वैल्यूज देखिएगा, अगर आप क्लास 9-10 में पढ़े होंगे तभी भी आपको पता होगा। आई 0, आई कब माय डियर स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू 0 पर, आई इज इक्वल टू जे पर, ठीक है, आई इज इक्वल टू जे पर। और दूसरा जो होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आई नॉट इज इक्वल टू जे पर होगा। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखना, इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। अगर ये प्रॉपर्टी शो होती है माय डियर स्टूडेंट्स तो इसे कहते हैं क्या, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। और इस प्रॉपर्टी, जब ये प्रॉपर्टी शो करता है आई नॉट इज इक्वल टू जे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पे होता है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आप जान चुके होंगे हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो इक्वेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, ये शो करता है किस चीज को, अब आ जाइए मुद्दे पर। ये शो करता है माय डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन को शो करता है, ठीक है। जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये क्या करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन को शो करता है। क्योंकि क्या माय डियर स्टूडेंट्स, जब इसमें आई इज इक्वल टू जे हुआ तो इसने नॉर्मलाइजेशन शो किया। क्यों माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑर्थोगोनल फंक्शन बना, क्यों बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब एक इमेजिनरी बनेगा, एक क्या बनेगा, रियल बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आई और जे की वैल्यू अलग अलग शो करेंगी, यानी कि जो वैल्यूज होंगी इक्वल नहीं होंगी। साथ में माय डियर स्टूडेंट्स अगर जीरो का ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वहाँ पे प्रॉपर्टी माय डियर स्टूडेंट्स क्या होंगी, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी शो करेंगी। अगर दोनों इक्वल है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी आई जो वैल्यू होगी जे के इक्वल होगी, तो यहाँ पे जो समेशंस बनेंगे फिक्स सेशन में बनेंगे, यानी कि दोनों को इक्वल करके यह नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन में आपका स्वागत करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे समझिएगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं आज पहला नॉर्मलाइजेशन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है तो जरा ध्यान से नोट करते हुए चलिए, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा नोट करते हुए चलते हैं। लिखिएगा, टू वेव फंक्शन, लिखते रहिए साथ में, टू वेव फंक्शन, ठीक है, साई आई एंड साई जे, ठीक है, जो कि हमने यूज कर रहे थे फंक्शन में ऊपर, ठीक है, आर सेड टू बी, क्या सर जी, क्या कहना क्या है हम लोगों को, नॉर्मलाइज्ड। कब कहेंगे सर, इफ दे सेटिस्फाइड द इक्वेशन, जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। यहां तक एकदम क्लियर दिमाग में। अब कौन सा इक्वेशन सर जी, सर जी वो इक्वेशन है इंटीग्रेशन ऑफ साई आई साई जे, यहां पे हम कोई स्टार नहीं लगाएंगे, और लगाएंगे तो कहां लगाएंगे, जे के ऊपर, ठीक है। ये डी टाउ इज इक्वल टू 1, जब ये वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू क्या होगी, 1 होगी, जब ये वैल्यू इज इक्वल टू 1 होगी माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि इफ आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे माय डियर स्टूडेंट्स, तब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पे नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। यहां तक कोई गड़बड़ी, यहां तक कोई दिक्कत, सीधी सीधी बात है कि दो वेव फंक्शन है, ठीक है। अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम कहेंगे कि वो इक्वेशन क्या है, नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और वो इक्वेशन क्या, कब ऐसा होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, जब आई और जे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की, दूसरे का नाम ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी। यहां पे देखना,
वही सेम चीज पूरा लिखना, टू वेव्स इतना इतना इतना, सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन लिखना। कंडीशन क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साई आई साई जे, स्टार लगा लो जे पर, ठीक है, ये आई है सर, यहां पे डी टाउ चाहो तो डी एक्स भी लिख सकते हो। क्या सर जी, डी एक्स भी लिख सकते हो, डी टाउ है ना, यहां पे डी एक्स भी लिख सकते हो, लिख लो डी एक्स, काहे को टाउ लिख के मरने जाए हम, ठीक है। अरे सर जी जैसा फंक्शन होगा ऐसा डी एक्स यूज कर लेंगे, डिफरेंशिएशन वैसा यूज कर लेंगे जैसा फंक्शन दिया होगा, ठीक है। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, हमें मेन मुद्दा आई और जे से है, साई आई और साई जे से मतलब है। ये मुद्दा जो दिया होगा हमारे नोटबुक में या फिर जो क्वेश्चन में दिया होगा उसे हम कर लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होना चाहिए माय डियर सन्स, 0 होना चाहिए, ये इसका कंडीशन है। इफ माय डियर सन्स आई और जे इक्वल नहीं है तब, आई और जे इक्वल नहीं है तब, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ये हो गई और आपके सामने नॉर्मलाइजेशन यानी कि नॉर्मल प्रॉपर्टी ये हो गई, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी माय डियर सन्स किसकी प्रॉपर्टी हैं, ये वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी है माय डियर सन्स, ठीक है, वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक है माय डियर सन्स। जिस चीज को आप चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है माय डियर सन्स, जिस चीज को आप चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, किसको, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को, जो कि प्रूव करने के लिए आता भी है माय डियर सन्स। तो ठीक है माय डियर सन्स, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिनोट करेंगे और उसमें ऑपरेटर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है माय डियर सन्स। ऑपरेटर पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे जो लास्ट मुद्दा होगा, ठीक है माय डियर सन्स, और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को डिराइव करके बताएंगे कि ये चीज़ कैसे होगा। ये तो सिंपल है, नॉर्मल सी वैल्यू है आई और जे को प्रूव करना, ठीक है माय डियर सन्स, लेकिन हम ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को बताएंगे कि कैसे होगा, ठीक है। तो मिलते हैं माय डियर सन्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।